सो जब हम एड्स के बारे में सोचते हैं ना, तो पहला ख्याल ये आता है कि हमें क्या लेना देना, हमें थोड़ी एड्स होने वाला है। क्योंकि कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स तो हम अपने आसपास सुनते रहते हैं, लेकिन एड्स हम यूजुअली अपने आसपास सुनते नहीं हैं। बहुत मेरे ख्याल से मैंने अपने आसपास किसी एड्स से पीड़ित मनुष्य के बारे में नहीं सुना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एड्स अगर है भी या एचआईवी अगर है भी, तो हम उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ी छुपाने वाली प्रॉब्लम है। आज हम एड्स के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाली हूँ, ताकि हमें पता हो कि एड्स है क्या, और एड्स ना हो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम न्यूट्रिशन पर जब बात करते हैं तो हम प्रिवेंशन और मैनेजमेंट दो चीजों की बात करते हैं। तो आज हम कुछ कुछ चीजें सीखेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपको इस प्रॉब्लम के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। इंडिया में एचआईवी से इन्फेक्टेड लोग जो हैं वो हैं 24 लाख। ये अभी का, ये 2022 का आंकड़ा है। देखने सुनने में बहुत छोटा लगता है। जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो करोड़ों में हमें सुनाई देते हैं लोग, लेकिन 24 लाख एचआईवी इन्फेक्टेड लोग देखने में, सुनने में बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लगता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं, और इनसे इन्फेक्शन हमें हो सकता है अगर हम कुछ चीजों का, हमें मतलब समाज में ये इन्फेक्शन फैल सकता है अगर हम कुछ चीजों का ध्यान न रखें तो। सबसे ज्यादा एचआईवी इन्फेक्टेड लोग इंडिया में अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सदर्न स्टेट्स जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना, ये सेकंड नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। सो ये तीन जो एरियाज हैं ये हाई, इनका यहाँ पे जो नंबर है एचआईवी इन्फेक्टेड लोगों का वो हाई है। एचआईवी में जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, मतलब किनको सबसे ज्यादा खतरा है एचआईवी होने का, वो ये हैं। सबसे ज्यादा खतरा है वो लोग जो ड्रग्स को इंजेक्शन के जरिए अपने शरीर में लगाते हैं। तो जितने भी एल्कोहल, ड्रग्स, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है एचआईवी से इन्फेक्ट होने का। जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं, उनको बहुत खतरा होता है। वो लोग, वो पुरुष जो पुरुषों के साथ संभोग करते हैं, उनको खतरा होता है। जो प्रिजन में, जेल में रहने वाले लोग हैं, वो भी हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं। जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, वो भी हाई इनकम, हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं। जो ट्रक चलाते हैं रात को, जो हाईवे पर ट्रक्स चलाते हैं ड्राइवर्स, वो हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं। और कुछ लोग वो जो बाहर से आए हैं, मतलब बाहर से वो इन्फेक्शन लेकर के आते हैं, इंडिया के बाहर से। अब समझेंगे एड्स है क्या। एड्स का पूरा फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब जिसको मैंने अपने शरीर में ले लिया है, एक्वायर कर लिया है, अर्जित कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब जिसमें मेरी इम्यूनिटी कम है, वो सिंड्रोम है। बेसिकली ये पूरा इन्फेक्शन होता इसलिए है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है। तो एड्स और एचआईवी में क्या फर्क है? कुछ लोग एड्स बोलते हैं, कुछ एचआईवी बोलते हैं। एड्स तो एड्स होता है एचआईवी की वजह से। एचआईवी उस वायरस का नाम है जिसकी वजह से एड्स होता है। एड्स जो है इस एचआईवी इन्फेक्शन की सबसे एडवांस्ड स्टेज है। जरूरी नहीं है कि एचआईवी से इन्फेक्ट होने पर इंसान एड्स का शिकार होगा ही। हो सकता है वो वायरस है उसके शरीर में और वो सालों साल वायरस के साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता है या बिता सकती है। सो एड्स जो है, तो एचआईवी क्या है? एचआईवी है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आपको फुल फॉर्म याद न रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ आपको फर्क समझाना चाह रही हूँ। ये वायरस जब आपकी बॉडी में आ जाएगा और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, तब एड्स बनता है, तब वो एड्स में तब्दील होता है, वरना वो एड्स में तब्दील नहीं होता है।
सो ये HIV वायरस जो है करता क्या है? ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, डैमेज कर देता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। ये हमारे सारे वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करता है, जो इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको ये अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है। इस कमजोरी के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो एड्स से रिलेटेड है ही नहीं। ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस हो सकता है, बहुत सारे तरह के कैंसर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक जगह मैंने पढ़ा, डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारे देश में और बाहर भी एड्स की वजह से लोग कम मरते हैं, लोग ज्यादा मरते हैं ये जो बाकी डिजीजेस हो जाती है ना इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से, उनकी वजह से लोग ज्यादा मरते हैं, एड्स की वजह से लोग कम मरते हैं। सो इम्यूनिटी कमजोर होने से बाकी सब बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो अगर HIV को ढंग से उसको मैनेज नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे बहुत सालों में जाकर के एड्स में तब्दील हो सकता है। और बहुत सारे डायग्नोसिस तभी होते हैं जब वो एड्स में तब्दील हो चुका होता है। HIV की स्टेज पे डायग्नोसिस होते नहीं हैं, लोग इतने ज्यादा समझते नहीं हैं कि डायग्नोसिस करवाया जाए। 90% से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेरे शरीर में ये इन्फेक्शन है। हमें HIV मिलता कैसे, किस तरीके से HIV हो सकता है? क्या चलते फिरते HIV हो जाएगा? जैसे खांसी जुकाम चलते फिरते हो सकता है कि हवा में वायरस है और मुझे मैंने अंदर ले लिया तो मुझे खांसी हो गई, जुकाम हो गई, तो क्या ऐसे HIV हो जाएगा? नहीं, ऐसे HIV ये वायरस फैलता नहीं है। कैसे फैलता है? ये फैलता है 4 कारणों से। पहला कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। आपका जो सीमेन है या जो वेजाइनल फ्लूइड है उससे ये वायरस फैलता है। दूसरा, अगर आपने कोई इन्फेक्टेड इंजेक्शन ले लिया, जैसे ब्लड चढ़ रहा है और वो जो जिस सुई से ब्लड चढ़ा उसमें अगर इन्फेक्शन था तो हो सकता है। ब्लड टेस्ट करवाने आप कहीं गए और सिरिंज जो है स्टरलाइज काम में नहीं ली, नई पैक की हुई सिरिंज नहीं खोली, पुरानी सिरिंज काम में ले ली और किसी को HIV था और उसी से आपका भी ब्लड निकाल लिया गया तो हो सकता है। अगर आप ड्रग्स लेते हैं अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं तो पॉसिबल है। अगर आप टैटू करवाते हैं और पुरानी नीडल से, यूज की हुई नीडल से टैटू हो गया, नई नीडल से, स्टरलाइज नीडल से नहीं हुआ, और किसी को HIV था, उसके टैटू की हुई नीडल अगर आपके शरीर में उपयोग हो गई तो भी HIV हो सकता है। तीसरा, ब्रेस्ट मिल्क से। अगर माँ को HIV इन्फेक्शन है और वो अगर अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो उससे HIV इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी अगर माँ प्रेग्नेंट है और उसको HIV इन्फेक्शन है तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान बच्चे को इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है। यही 4 तरीके हैं जिससे ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन गले मिलने से, हाथ मिलाने से, टच करने से, किस करने से, खाना साथ में खाने से, पानी साथ में पीने से नहीं होता है। एक बार अगर आपको HIV हो जाए तो वो बॉडी में से निकलता नहीं है, ये लाइलाज है, जिंदगी भर ये रहता है। इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, किसी तरह से आपके वायरसेस का लोड इतना कम करते हैं कि वो टेस्ट में ना आए और आप किसी और को HIV इन्फेक्शन ना दें। बहुत अच्छी बात यह है कि अगर किसी को HIV है और वो ढंग से मैनेज किया जाए तो लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। आज तक की हिस्ट्री में सबसे लंबी अवधि तक जीने वाला इंसान जो आज भी जिंदा है वो HIV इन्फेक्शन के साथ 40 साल हो चुके हैं, वो अभी भी जिंदा है और बहुत हेल्दी तरीके से जिंदा है। एक ब्रिटिश है वो, जो अभी भी जिंदा हैं और बहुत हेल्दी हैं, उनको एड्स नहीं हुआ है। तो अगर अपना ध्यान रखा जाए और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए तो इसको मैनेज किया जा सकता है। अब मुझे पता कैसे चलेगा मुझे HIV है या नहीं? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, HIV का टेस्ट करवाना। अगर पॉजिटिव है तो HIV है,
एक ही तरीका है। सेल्फ टेस्ट किट भी आते हैं, 20 मिनट में रिजल्ट आपको पता लग जाता है। आप घर बैठे, इंडिया में भी आते हैं सेल्फ टेस्ट किट्स, आप घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं। 95% एक्यूरेसी है घर में टेस्ट होने वालों को, ये सेल्फ टेस्ट किट्स की भी। क्या सबको HIV टेस्ट करना जरूरी है? क्या मैं भी करवा लूं? तो अभी आगे देखते हैं किस कंडीशन में हमें HIV टेस्ट करवाना चाहिए और कब कब करवाना चाहिए। तो सिम्टम्स क्या हैं HIV इन्फेक्शन के? सबसे पहली अर्ली 3 स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेज, सेकेंड स्टेज और एड्स वाला स्टेज, फाइनल स्टेज। पहली स्टेज में डिजीज जो है, जैसे इन्फेक्शन आपको हुआ बहुत जल्दी फैलेगा। कुछ लोगों में तो कोई सिम्टम नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोगों में कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे आपका मुंह सूख सकता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्किन पे रैश हो सकता है, दाग धब्बे आ सकते हैं, आपको खांसी जुकाम जैसे बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, आपको आपका गला दर्द होने लगेगा, आपको जुकाम होने लगेगा, आपका लिवर एनलार्ज हो सकता है, सो वेट लॉस हो सकता है, फीवर हो सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इसका कोई एक सिम्टम नहीं है। सेकेंड स्टेज में भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आपके लिम्फ नोड्स में सूजन आ सकती है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, आपकी मसल्स में दर्द हो सकता है, आपको कॉफिंग हो सकती है। ये सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में आपको दूसरे इन्फेक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। थर्ड स्टेज इज द एड्स वाला स्टेज। जब आपको एड्स हो ही गया तो आपको ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, मेनिंजाइटिस सब कुछ होने का खतरा बढ़ जाता है। अब मैनेज कैसे किया जाए? दो चीजों पर हम बात करेंगे, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन। मैनेज कैसे किया जाए अगर हो जाए? तो एक थेरेपी है जिसको कहा जाता है आर्ट थेरेपी। आपको सिर्फ इसकी जानकारी जरूरी है। दिया ये मेडिकल सुपरविजन में ही जाएगा, एक डॉक्टर ही देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। आप सिर्फ अगर किसी से मिलें तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप ये थेरेपी ले रहे हैं, यानी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता तो वो ये थेरेपी लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं। आर्ट थेरेपी नाम है इसका, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसको रोज लेना जरूरी है। ये इन्फेक्शन को क्योर नहीं करेगा, लेकिन रोज हेल्दी तरीके से जीने में मदद करेगा। ये वायरल लोड को कम करता है, इन्फेक्शन को दूसरे तक ट्रांसमिट होने की जो खतरा है उसको रोकने में मदद करता है, और कांस्टेंट मेडिकल सुपरविजन में ही ये दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रिवेंट कैसे करें। सो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको HIV और एड्स के बारे में दी। इतनी जानकारी रहेगी तो आप किसी से भी एड्स के बारे में बात करनी हो, किसी को थोड़ा जानकारी देनी हो, तो आप दे पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे कहीं HIV इन्फेक्शन से एक्सपोजर तो नहीं हो गया, मतलब अगर आप कहीं ऐसी जगह पर बाय चांस ऐसा हुआ कि आपको किसी ऐसे लैब में टेस्ट करवाना पड़ गया जहां पे आपको लगा कि इंजेक्शन स्टेरलाइज, सीरिंज जो है नीडल स्टेरलाइज्ड नहीं थी, या ऐसा कुछ भी आप सिचुएशन में हो, तो आप डॉक्टर से प्री एक्सपोजर प्रेप नाम है इसका, ये आप मांग सकते हैं। आप या आप किसी को सलाह दे सकते हैं। प्रेप, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसको आप मांग सकते हैं। ये इन्फेक्शन होने से बचाएगा एक्सपोजर से 72 घंटे के बीच में। सो ये अगर जानकारी रहेगी तो ये प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है। दूसरा, अब जो पॉइंट्स हैं ना वो बहुत ज्यादा समझदारी और काम के पॉइंट्स हैं, और बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप रोजाना आपको ध्यान रखना चाहिए। चूज योर सेक्सुअल बिहेवियर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो भी सेक्सुअल बिहेवियर हो उसको आप जिम्मेदारी से चूज करें, क्योंकि जैसा आपने देखा अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये सबसे ज्यादा फैलती है प्रॉब्लम। सेफ सेक्स का ध्यान रखें आप। एक ही सेक्सुअल पार्टनर रखें, ज्यादा लोगों के साथ आपके सेक्सुअल ताल्लुकात ना हो तो बेहतर है। अगर आपको अपने किसी भी प्राइवेट पार्ट में, और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बराबर एप्लीकेबल है, अगर आपको कोई इचिंग, ड्राइनेस, कोई सूजन, कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट हो तो प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को आप
बिना इलाज के ना छोड़ें। हम लोग डॉक्टर के पास जाने में घबराते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, और इसलिए कई बार प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। इसके लिए स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को ट्रीट करने का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर जरा सा भी कोई ऐसा इश्यू हो तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। छठा, आप किसी भी लैब में ब्लड टेस्ट करवाएं, किसी हॉस्पिटल में आप सर्जरी करवाएं, आप बहुत ज्यादा केयरफुली चूज करें और आप सतर्क रहें। देखते रहें सिरिंज कहाँ से निकल रही है, नीडल कहाँ से निकल रही है, बंद पैकेट में से तो निकाली ना, कहीं पुरानी तो उठा करके नहीं। आप ऑफ कोर्स उनसे कह सकते कि नहीं मैं इस सिरिंज से नहीं करवाऊंगी या करवाऊंगा, आप मेरे सामने नहीं खोलिए, ये आपका हक है, इसका आप ध्यान रखें। ड्रग्स अगर बाय चांस इस तरह की आदत हो, वैसे हमारे आरसीएम परिवार में इस तरह की आदतें नहीं हैं, लेकिन आप बाहर के लोगों से जिनसे आपका संपर्क होता है आप उन्हें डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ड्रग्स इंजेक्शन के थ्रू आप अपने शरीर में ना लगाएं। यूजुअली ऐसे लोग सिरिंज एक्सचेंज करते रहते हैं, एक ने लगाया फिर दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया, तो वहां पे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अपने अगर आप घर पे भी ब्लड शुगर लेवल अपना टेस्ट कर रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, तो आप अपना सिरिंज, अपना नीडल किसी के साथ शेयर मत कीजिए प्लीज। और अगर शेयर कर, आपने जैसी ब्लड शुगर टेस्ट किया उसको, नीडल को आप फेंक दीजिए। बाय चांस ऐसा हो कि आपको सेम यूज करना पड़े तो उसको स्टरलाइज कीजिए, बॉईल कीजिए, उसके बाद आप उसको शेयर करें। सो आप हमेशा हर बार आपको खुद को ही अपना ब्लड टेस्ट करना है। ब्लड शुगर टेस्ट किसी और का नहीं किया है, आपने सुबह किया, शाम को आप फिर कर रहे हैं, और इंसुलिन भी आपने सुबह लिया, दोपहर को आप फिर ले रहे हैं। सेम सिरिंज से मत लीजिए प्लीज। आपको ऐसा लगता है पैसे बचेंगे, मेरा ही तो खून था, दोबारा क्यों? लेकिन अगर स्वस्थ रहना है तो बेहतर है कि इसका हम ध्यान रखें कि आप नीडल को बदल लें। अगर सेम यूज करने की मजबूरी है तो आप उसे हर बार बॉईल या स्टरलाइज, स्टरलाइज करने का मतलब नमक वाले पानी में आप बॉईल जरूर कर लें ताकि वो उसका इन्फेक्शन निकल जाए। साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप करवाएं, तब एचआईवी टेस्ट के लिए जरूर चेकअप करवाएं। कई बार क्या होता है, हम बॉडी चेकअप करवाते भी हैं तो एचआईवी टेस्ट के लिए हम मना लिख देते हैं, ये सोच करके कि मुझे तो नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, हमें होना भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी तो हमें तसल्ली हो जाएगी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स और लैब्स में तो अब ऐसा हो गया है कि हेल्थ पैकेजेस में इंक्लूड कर दिया गया है। बहुत बड़ी सर्जरीज में तो ये टेस्ट किया ही जाता है। लेकिन हमें अगर, तो जब मैंने आपसे कहा कि किस सूरत में मैं टेस्ट करवाऊं, आप साल में एक बार जरूर टेस्ट करवा लीजिए ताकि हमें तसल्ली रहे। अब लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या करने पड़ेंगे इस इन्फेक्शन को हमें प्रिवेंट करने के लिए। इनफैक्ट न सिर्फ एचआईवी इन्फेक्शन को, ये सारे बदलाव तो हम रूटीन में कर लेंगे तो हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाएगा। और ये हम महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, हम इन चीजों पर ध्यान देते नहीं हैं। और ये मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताने जा रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना, किसी भी इंफेक्शन को अपने से दूर रखने के लिए, चाहे वो एचआईवी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, खांसी जुकाम हो, बुखार हो, छोटी छोटे इन्फेक्शंस मतलब जो नॉर्मली 2-4 दिन में ठीक हो जाने वाले होते हैं, उनको भी अपने से दूर रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी हैं, मगर कैसे ले रहे हैं, किस स्रोत से ले रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश करें सब्जियां, फल, अनाज से आप कार्बोहाइड्रेट्स लें। आप मैदा, चीनी, दूध, फैट, घी, तेल, इनसे कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। प्रोटीन बहुत जरूरी है। ऐसा प्रोटीन लीजिए जिसमें लो फैट और नो कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन के अंदर भी फैट डालते हैं लोग और कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे वे प्रोटीन में ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल होता है जो दूध से आता है। तो आप वैसा प्रोटीन चुने जिसमें फैट कम हो और कोलेस्ट्रॉल नहीं हो। हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स खाइए, नट्स, सीड्स, ओमेगा 3, ये फैट्स खाइए। कोशिश करें तेल, घी, चीज, मक्खन, इसका इस्तेमाल हम कम करें।
विटामिन्स और मिनरल्स बहुत सारे लेने जरूरी हैं इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना है। इसके लिए आप अलार्म लगा लें, आप बॉटल साथ में रखें, आप हर आधे घंटे में 3 घूंट पानी पिएं। जो भी आपको स्टेप उठाना है अपनी दिनचर्या के हिसाब से उठाइए। बहुत ज्यादा चीनी और बहुत ज्यादा नमक दोनों अवॉइड करने की जरूरत है। अनहेल्दी प्रोसेस्ड खाना, पिज्जा, मैगी, बर्गर, ये हम घर पे भी बनाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही बाजार का खाना, घर पे भी बनाइए तो मैदे से मत बनाइए, कोशिश करें कि आप किसी और अनाज से बनाएं। तो अनहेल्दी मत खाइए। घर पे भी जैसा मैंने आपसे कहा, जब आप बना रहे हो तो ध्यान रखें कम तेल का इस्तेमाल करें, नारियल के तेल का इस्तेमाल करें, हेल्थ कार्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, बटर चीज कम इस्तेमाल करें, मैदा इस्तेमाल ना करें। आप किनुआ का आटा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारा जो मल्टीग्रेन आटा है वो आप इस्तेमाल करें। डीप फ्राई ना करें। इन सब चीजों का, ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो आप अपनी रोज की दिनचर्या में बहुत आराम से कर सकती हैं। हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने हाथों को साबुन से जरूर धोइए। कोविड के वक्त तो हम बहुत ध्यान रख रहे थे, अब वो आदतें फिर से हमारी चली गई हैं। खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथों को प्लीज साफ धोइए। कहीं बाहर से लौट कर आए तो सबसे पहले हाथों को साफ धोइए। आप बहुत सारे लोगों से हाथ मिला करके आए तो आप प्लीज हाथों को साफ धोइए। अपने किचन के स्लैब को, काउंटर टॉप को, जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, जो बर्तन है आपके, एकदम साफ रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए उनको। अपने सब्जी फ्रूट्स को अच्छी तरह से धोइए, उसके बिना मत इस्तेमाल कीजिए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। आपकी खाने की चीजें और जो चीजें आप नहीं खाते, इस्तेमाल करने वाली चीजें एक्सपायर होती हैं, प्लीज एक्सपायरी डेट का ध्यान रखिए। आपको आश्चर्य होगा जान करके जो मैं आगे बात करने वाली हूँ, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सब एक्सपायर होते हैं। लिपस्टिक, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, मस्कारा, सब एक्सपायर होते हैं। सब पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। पढ़ें और एक्सपायर होने के बाद काम में ना लें। बहुत लोगों के घर में मेकअप का सामान 3 साल से ज्यादा पुराना पड़ा हुआ होगा जो हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो ध्यान रखें कि आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। टूथपेस्ट, साबुन, इवन लूफा, ये जो हम बॉडी को रगड़ने के लिए जो काम में लेते हैं, सालों साल चलता रहता है, बदलते ही नहीं है। ये सब, इन पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होगी, लेकिन ये सब अपनी, इनका जीवन या इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है अगर बहुत सालों तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बदलें इनको। टूथपेस्ट अगर सालों तक रखा हुआ और आपने सोचा क्या फर्क पड़ता है, पेस्ट ही तो है, अंदर थोड़ी खाना है, ऊपर से ही तो करना है, तो ना करें प्लीज। पुराना टूथपेस्ट है तो आप उसे डिस्कार्ड करें। मसाले, हमारे घरों में मसाले सालों तक स्टोर किए जाते हैं। पहले की बात और थी, जब मसाले की अवेलेबिलिटी कम थी, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किए जाते थे। लेकिन अब हमें एकदम ताजा मसाला आरसीएम से हर महीने हम खरीद सकते हैं, नया पैकेट ले सकते हैं। तो आप प्लीज मसालों को 3 महीने से ज्यादा स्टोर ना करें। आ, कच्ची सब्जियां और फल फ्रिज में 4 से 5 दिन से ज्यादा ना रखें प्लीज। ऐसा नहीं कि 10-10 दिन सब्जियां पड़ी और हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉस, आटा, पापड़, नमकीन, ये सब ऐसे हैं जो बरसों तक हमारे घरों में रहते हैं। इनको प्लीज आप जल्दी जल्दी खत्म करें, एक्सपायरी डेट तक ना ले जाएं। एक्सपायरी डेट के बाद तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। मिल्क, चीज, कुकिंग ऑयल सब एक्सपायर होते हैं। दूध भी एक्सपायर होता है। अगर आपके कार्टन में दूध आता है, आपके थैली में दूध आता है, आपके बॉटल में दूध आता है, सब पे एक्सपायरी डेट लिखी होगी, लिखा होगा यूज बिफोर सो एंड सो डेट। ब्रेड एक्सपायर होती है, ऐसे 7-7, 8-8 दिन तक ब्रेड मत खाइए घर में प्लीज। चीज, कुकिंग ऑयल सब एक्सपायर होता है, तो ध्यान रखें आप इसका। अगर फ्रिज में बचा हुआ खाना रखा है 3 दिन से ज्यादा, मत रखिए और मत खाइए प्लीज। मेडिसिन एक्सपायर होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे घर में मेडिसिन पड़ी रहती है, जब इमरजेंसी होती है उसी को खोलते, निकालते, खा लेते हैं, देखते भी नहीं है कि एक्सपायर्ड है या नहीं। बहुत बार तो ऐसा होता है हम मेडिसिन निकालते ही एक्सपायरी डेट की तरफ से हैं, जब पढ़ना चाहते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट दिखती ही नहीं। तो प्लीज चेक करें आप।
अपने तौलियों को हर 6 महीने में बदलिए। सालों साल तौलिए चलते हैं हमारे। रोज तौलिया धोइए। हमें आदत है बदन पोंछ के तौलिया सुखा देने की। रोज धुलना चाहिए। अंडरगारमेंट्स हर 6 महीने में बदल लीजिए प्लीज। खराब है, फटा है, नहीं फटा है, डजेंट मैटर, 6 महीने में आपके अंडरगारमेंट्स, क्योंकि आपके इंटीमेट ऑर्गन्स को टच करते हैं, बदले जाने चाहिए। रोज धोइए उनको, बिना धोइए इस्तेमाल मत कीजिए। आपके इंटीमेट पार्ट्स रोजाना दिन में 2 बार, सुबह जब आप घर से निकलें, जब नहाएं तब, और रात को सोने से पहले किसी एक इंटीमेट वॉश से वॉश कीजिए। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जरूरी है। अपने सैनिटरी नैपकिन्स हर 4 घंटे में बदले। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बदलती नहीं हैं। ब्लीडिंग नहीं हुई तो नहीं बदला, गंदा नहीं हुआ तो नहीं बदला। गंदा हो या ना हो, हर 4 घंटे में बदलिए प्लीज। इन्फेक्शन का ये बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता है। आपका टूथब्रश हर महीने बदलना चाहिए। जब आपकी ग्रोसरी की लिस्ट बने आपके परिवार में, हर एक के लिए नया टूथब्रश हर महीने आना ही चाहिए। अपनी बॉडी की बात सुने। कोई भी सिम्टम अगर आपको अलग लग रहा है और बहुत दिनों तक चल रहा है, इग्नोर मत कीजिए प्लीज, कंसल्ट कीजिए। पूरा दिन आप एक्टिव रहिए। शाम होते होते थोड़ा सा अपने आप को धीमा कर दीजिए, ताकि आप रात को अच्छी नींद सोने के लिए तैयार हो पाए। अपने परिवार और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम जरूर बिताइए। अब आते हैं सप्लीमेंट्स पर। कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो मेरी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकते हैं? पुरुषों के लिए सप्लीमेंट्स हैं जो एड्स को प्रिवेंट करने में भी काम आएंगे, मैनेज करने में भी काम आएंगे, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के काम आएंगे। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। ये 3 सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी के लिए जरूरी हैं। मैं न्यूट्रीचार्ज S5 बेस में लिखना चाह रही थी। आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जो लोग न्यूट्रीचार्ज S5 लेने में कंफर्टेबल हों, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। एड्स में इसका क्या रोल है, इसकी कोई बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपकी इम्यूनिटी को डेफिनेटली स्ट्रांग रखने में मदद कर सकता है। महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज S5 भी आप ऐड कर लीजिए, और गामा ओरिजिनॉल। ये बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो प्रिवेंशन में मदद करेंगे। एक और चीज जो आपको मदद कर सकती है, जो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ कार्ड ऑयल। जैसा मैंने आपसे कहा, कम तेल में खाना बनाना है, कम फैट वाला तेल यूज कर कीजिए, तो आप हेल्थ कार्ड ऑयल सजेस्ट कर सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। इंटीमेट वॉश आप सजेस्ट कर सकते हैं। बिस्किट्स, नमकीन, ग्रीन टी, ये सब आप बहुत आराम से सीना चौड़ा करके सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सब में राइस ब्रान ऑयल डला है, किसी में भी पाम ऑयल नहीं डला है, और ये सबके पैकेट पर इंग्रेडिएंट लिस्ट पर लिखा हुआ है, जो मैं यहाँ पर मार्क करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो आप इम्यूनिटी पैकेज में ये सारी चीजें सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। ये नमकीन है, मूंग दाल है, मिक्सचर है, सब में आप देख सकते हैं राइस ब्रान ऑयल इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ है। बिस्किट्स हमारे पाम ऑयल में नहीं बनते हैं, राइस ब्रान ऑयल में बनते हैं, आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और एक और टूल जो आपके लिए अब है, आपके लिए भी, आपके टीम के लोगों के लिए भी, और RCM के बाहर के आपके दोस्त और परिवारों के लिए भी, जिनको आप सेहतमंद रखना चाहते हैं, आप जिन्हें जो हमारा पूरे भारत को की स्वास्थ्य रक्षा करने का जो मिशन है, उसमें अभी TC सर ने भी 27 को इस मिशन को बहुत ज्यादा पूरे स्टेज पर बहुत मन से डिक्लेयर किया है। अपने तीन जो उन्होंने सोशल अपने जो 3 सोशल मिशन उन्होंने बताए, उसमें से एक सोशल मिशन उनका सेहत साथी का था। इसमें आपको एकदम सही और आपकी सेहत के हिसाब से एडवाइस मिलेगी, आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से एडवाइस मिलेगी, और क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और जो लोग एक्सपीरियंस के द्वारा न्यूट्रिशन पर बात कर सकते हैं, उनसे आपको एडवाइस मिलेगी। इसके लिए आप किससे बात करें, ये नंबर है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। छोटी सी कंडीशन ये है कि आप
हर महीने डायमंड क्लब करेंगे, मतलब पिछले 3 महीने आपने डायमंड क्लब किया है, तो आप इस महीने सेहत साथी की कंसल्टेशन का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप सब अपराजिता क्लब के मेंबर्स हैं, मैं ये मान के चलती हूँ कि डायमंड क्लब तो आप डेफिनेटली कर ही रहे होंगे। और ये डायमंड क्लब सिर्फ कीसोल या न्यूट्रीचार्ज से करना कंपलसरी नहीं है, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स मिला करके अगर आप पिछले 3 महीने से डायमंड क्लब कर रहे हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये कंसल्टेशन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट बोल करके प्रमोट मत कीजिए प्लीज, क्योंकि फ्री की लोग इज्जत नहीं करते हैं, तो बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं सलाह को। तो आप ये कहिए कि क्योंकि आप एक विशेष क्लब की मेंबर हैं, अपराजिता क्लब की मेंबर हैं, तो आपको ये विशेष लाभ या अनुमति मिली हुई है कि आप कुछ लोगों के कंसल्टेशंस हर महीने फ्री करवा सकती हैं, और इसलिए आप उनका कंसल्टेशन फ्री करवाना चाहती हैं। आप अपनी तरफ से ये सुविधा उन्हें ऑफर कीजिए, ये मत कहिए कि ये सबके लिए फ्री है। तो इसकी जितना ज्यादा आप इसको इसकी क्या बोलते हैं, इमेज को बड़ा बनाएंगी, उतना ज्यादा लोग आपसे कंसल्टेशन करवाने के लिए, आपकी मदद लेने के लिए आपके सामने आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस सेशन से आपको HIV एड्स इसके बारे में आपकी जानकारी थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि हम न्यूट्रिशन पर काम करते हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए। हम किसी को एडवाइस करने की, हो सकता है हमें जरूरत कभी भी ना पड़े, हो सकता है हम कभी किसी एड्स या HIV पेशेंट से ना मिलें, लेकिन कभी अगर कहीं कोई डिस्कशन हो तो हमें पता तो होना चाहिए कि ये क्या है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आज आपकी कुछ जानकारी बढ़ी होगी, और जो हाइजीन फैक्टर्स और जो हमने लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमने सीखे हैं आज, वो आप जरूर अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि हम ओवरऑल अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाए।